तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, यानी कि इनमें से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही नहीं है की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला है कि कंडीशनिंग ऑफ इलिसिटेड बिहेवियर डिफाइंस क्लासिकल कंडीशनिंग, एंड सेकंड है कंडीशनिंग ऑफ इमिटेटेड बिहेवियर डिफाइंस ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो पावलोव की थ्योरी से लिए गए हैं, और जिसमें ये बोला जाता है कि जो एक इसमें एग्जांपल डॉग का दिया जाता है कि कैसे एक जैसे जो इलिसिटेड बिहेवियर होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में ये होता है कि एक जो बिहेवियर होगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड होगा, वो मतलब वो आपस में लिंक होंगे फैक्टर्स। जैसे कि एक इसमें डॉग का एग्जांपल देते हैं कि एक डॉग अगर फूड को देखता है तो उसका मुंह से सलाइवा निकलता है, वो उस चीज़ को करने के लिए उसे कुछ बिहेवियर को करने के लिए उसे कोई फोर्स नहीं करना पड़ता, वो इलिसिटेड बिहेवियर होता है, नहीं कि ऐसा बिहेवियर जो वो अपने आप ही उस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। और जो सेकंड ऑप्शन देखा था कंडीशनिंग ऑफ इमिटेटेड बिहेवियर डिफाइंस ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या हो गया कि दो चीज़ें, ये जो बिहेवियर होगा वो दो चीज़ों से बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि इसमें ऐसे एग्जांपल भी एक और है कि अगर हमें डॉग को अगर हमें कुछ सिखाना है, जैसे कि हम उसे कहीं बॉल फेंक के देते हैं तो वहाँ पे वो उसे लेके आता है, तो हम उसको प्रेज करते हैं, तो उस चीज़ को करने के लिए वो बार बार करेगा, क्योंकि हम उससे क्या कर रहे हैं, उससे इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, उसको गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे कि ऐसा कुछ बिहेवियर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। इस वजह से यहाँ पे जो हमारे नीदर फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें कि इसमें नहीं की बात ऑप्शन में पूछा हुआ था कि कौन सा सही नहीं है, जबकि ये ऑप्शन दोनों ही सही थे। इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट और नीदर फर्स्ट और नॉट सेकंड करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द मेथड ऑफ असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि हम जब एक बच्चों का लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम में हम उनका आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो उसके अंदर कौन से मेथड का प्रयोग या फिर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फर्स्ट है ओरल टेस्ट, यानी कि जो ऐसा टेस्ट ओरल टेस्ट, और सेकेंड है रिटर्न टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही ओरल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट दोनों एक मेथड है कि हम किस तरह बच्चों का लैंग्वेज लर्निंग में आकलन कर सकते हैं। और इस वजह से क्योंकि ओरल टेस्ट में तो हम उनसे उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, वो डिक्टेट जो उन्होंने कितना उस चीज़ को सीखा है ये देख सकते हैं, और रिटर्न टेस्ट में हम उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देख सकते हैं, उनका कॉम्प्रिहेंशन चेक कर सकते हैं कितना करेक्ट आ रहा है, राइट। तो इस वजह से ये दोनों ही मेथड करेक्ट होता है। और यहाँ पे पूछा हुआ था नहीं की बात हुई थी, तो यहाँ पे फर्स्ट में था बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड में था नीदर फर्स्ट और नॉट सेकंड, और थर्ड में ओनली सेकंड, और फोर्थ में क्या था ओनली फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा सेकंड जो ऑप्शन है नीदर फर्स्ट और नॉट सेकंड करेक्ट हो जाता है, इस वजह से क्योंकि ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है और यहाँ पे नहीं की बात हो रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दोज मीडियम बाय विच वैल्यू एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, यानी क्या बोला हुआ है कि आखिर ऐसा कौन सा जरिया होता है, मीडियम होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, यानी कि क्या मीडियम हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला है कि वैल्यू एजुकेशन की, जो मूल्य एजुकेशन की बात करी जाती है, मूल्य बच्चों में जागृत करना। उसके बाद फर्स्ट है स्किट्स एंड ड्रामा, सेकंड था मॉर्निंग एंड असेंबली, और थर्ड था कंपल्सरी एज सब्जेक्ट। तो देखो ये तीनों ही ना ये आप बच्चों में एक मूल्यों का अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि देखो ड्रामा में अगर हम करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारे एंशियंट ड्रामा यूज़ कर सकते हैं, हमारे मैथोलॉजिकल यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी जो जितने भी महाभारत होगी और भी जितने भी हमारे जो से रिलेटेड हो रहे हैं, तो वो भी वैल्यू एजुकेशन का पार्ट हो गया, अपनी संस्कृति से रिलेटेड, अपनी लिटरेचर से रिलेटेड। फिर है मॉर्निंग असेंबली, तो मॉर्निंग असेंबली में हम प्रेयर्स होती हैं, हमारी राष्ट्रीय गान होता है, ये भी मूल्य का ही पार्ट होता है। और जो थर्ड है कंपलसरी सब्जेक्ट, तो कंपलसरी सब्जेक्ट में तो हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारा क्या कह सकते हैं कि हमारी जैसे कि हम बात करें सोशल साइंस की, इन्वायरमेंट की, और स्पिरिचुअल एजुकेशन, तो ये सब क्या, ये कंपलसरी सब्जेक्ट ये कहीं ना कहीं हमारे मूल्य एजुकेशन का भाग होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही करेक्ट है, और जो ओनली थर्ड और थर्ड में था फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ में था सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों रॉन्ग हो जाते हैं। खाली जो ऑप्शन है वो फर्स्ट इसमें दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये तीनों ही क्या पार्ट है, मूल्य वैल्यू एजुकेशन का अहम पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्री नंबर कॉन्सेप्ट कैन बी डेवलप
इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स। यानी कि क्या बोल रहा है कि हम जब प्री स्कूल्स में होते हैं, बच्चों की छोटे बच्चे जो प्री स्कूल में होते हैं, अब यहाँ पे इनको क्या सिखाना है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ था, तो हम उसे कैसे सिखा सकते हैं, कैसे उनमें ये चीज़ें सिखा सकते हो। पहला है कि मैचिंग, सेकंड है सॉर्टिंग और थर्ड है कंपेयरिंग। तो देखो प्री नंबर कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि जहाँ पे हम बच्चों को जब नंबर सिखाने से पहले हमें उन्हें ये चीज़ सिखानी होती है कि हम उन्हें नंबर सिखाना कि कौन से नंबर बड़े होते हैं, कौन से नंबर छोटे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप बच्चों को ना सिम्बल्स दोगे, चीज़ें दोगे, और वो उससे क्या करेंगे, तो उससे सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन था हमारा मैचिंग, सॉर्टिंग, कंपेयरिंग। तो देखो अगर हमें बच्चों को सिखाना है कि कौन सी चीज़ें छोटी है, कौन सी बड़ी है ना, तो यहाँ हम उनको ऑब्जेक्ट्स बना के दे सकते हैं। तो उसमें मैचिंग हो सकता है, जैसे 5 दे दिया तो हम 5 से काउंट करवा सकते हैं चीज़ों दे के। सॉर्टिंग करवा सकते हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा साइज़ में छोटा है, कौन सा नंबर है ना, इस टाइप से। और कंपेयरिंग यानी कि कौन से चीज़ें हम कंपेयर कर, नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि ये 5 है और ये 6 है, तो इसमें से बड़ा कौन है। इस टाइप से जो प्री नंबर कॉन्सेप्ट होता है हम बच्चों में डेवलप करवाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दे रखे थे, ओनली सेकंड, सेकंड था सेकंड एंड थर्ड, और थर्ड था फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, तीनों ही आंसर्स करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज फॉर चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असिस्टिव डिवाइस यूज फॉर चिल्ड्रन विथ यूजुअल इम्पेयरमेंट। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ यानी कि जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, उनसे एसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे, पहला है कि अर्थमेटिक फ्रेम्स, सेकंड था एबेकस, थर्ड है हेयरिंग एड, और फोर्थ है ब्रेल। तो देखो अगर हम असिस्टेंट डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हेयरिंग एड यहाँ पे करेक्ट नहीं था, क्योंकि जो अर्थमेटिक फ्रेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आप उनसे क्या कर सकते हो, उनको बच्चों को सिखाने के लिए, मैथ्स की चीज़ें सिखाने के लिए आप उसका यूज़ करते हो। और एक तरह के फ्रेम्स होते हैं जहाँ पे वो काउंटिंग के लिए सिखाए जाते हैं, ठीक है। और जो एबेकस होता है, एबेकस एक तरह का एक टेबुलर फॉर्म होता है ना। और उसमें भी हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन चीज़ करने के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको हेल्प करता है। और जो ब्रेल लिपि जो होती है, ब्रेल जो स्क्रिप्ट होती है, वो हम जो किताबें पढ़ते हैं, वो उनकी जो लिपि होती है, जो कह सकते हैं स्क्रिप्ट होती है, वो उसमें ब्रेल लिपि में होती है, जो उन्हें पढ़ने में मदद करती है। और हेयरिंग एड नहीं होगा, क्योंकि हेयरिंग एड उन लोगों के लिए यूज़ होता जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के स्टूडेंट्स हैं या फिर चाइल्ड हैं, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ था कि साइंटिफिक आर्गूमेंट इन्वॉल्व 3 कंपोनेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज आर कंपोनेंट। यानी कि जब हम वैज्ञानिक तथ्य की बात हो रही है यहाँ पे, कि जब उसे कहते हैं 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला है कि इसमें क्या क्या दे रखा है, हाइपोथेसिस, सेकंड था प्रिडिक्शन, और थर्ड था एविडेंस। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ये जो हाइपोथेसिस है और जो प्रिडिक्शन और एविडेंस है, ये हमारे रिसर्च में यूज़ होते हैं। यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं तो ये फैक्टर्स हमें बहुत हेल्प करते हैं ये सब चीज़ें समझने में। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप एक परिकल्पना यानी कि एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हो कि हमारा जो रिसर्च है वो उसका एक रिजल्ट क्या होगा, आप उसकी एक परिकल्पना पहले से डेवलप करते हो। प्रिडिक्शन वो भी साइंटिफिक आर्गूमेंट होता है और हाइपोथेसिस भी होता है। और क्योंकि प्रिडिक्शन में क्या होता है, जैसे कि हम बात कर लें कि हम एक प्रिडिक्ट करते हैं कोई चीज़ें, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम हिस्ट्री नहीं, वेदर्स में भी प्रिडिक्ट करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर या फिर कोई थ्योरी हो गई, तो उसके लिए हम पहले एक प्रिडिक्शन करते हैं, वो भी एक साइंटिफिक आर्गूमेंट पे ही रिजल्ट बेस होता है। प्रिडिक्शन ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। और जो एविडेंस है, एविडेंस देखो, एविडेंस भी एक साइंटिफिक होता है। जैसे हम हिस्ट्री में देख सकते हैं, हमें इतने सारे एविडेंस मिलते हैं, वो किस चीज़ पे बेस होते हैं, वो साइंटिफिक फैक्टर पे बेस होते हैं, वैज्ञानिक तथ्य पे बेस होते हैं एविडेंस। और इसी से क्या होता है, हमारी चीज़ें होती है, जैसे कि रिसर्च में काफ़ी यूजफुल होता है ये सारी चीज़ें, साइंटिफिक हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन, एविडेंस, है ना। तो ये क्या पार्ट हो गए, सारे साइंटिफिक आर्गूमेंट के पार्ट हो गए। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे दे रखा था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ था कि इफ़ अ टीचर इज टीचिंग टॉपिक फोर्थ टू स्टूडेंट्स, यानी कि एक अध्यापक क्या कर रहा है, सिखा रहा है स्मारकों के बारे में, फोर्ट्स के बारे में सिखा रहा है बच्चों को। देन अ टीचर कैन परफॉर्म इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी बाय मेकिंग documentations, cards,
इंडिकेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अब जो इस चीज़ों को पढ़ा रहा है तो कैसे उसे अच्छे तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाकर, ठीक है। तो पहला है कि नेम ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी कि क्या कर सकता है वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग को यूज़ कर सकता है। सेकेंड है ड्राइंग ऑफ यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग सच एज पिलर एंड डोमेन्स, यानी कि आप वो क्या कर सकते हैं, एक यूनिक आर्किटेक्चर फीचर्स ड्रॉ कर सकता है अब इन सबको यूज़ कर अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बताने के लिए, कार्ड को में बताने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, क्योंकि इसके थ्रू क्या हो सकती है, मीनिंगफुल लर्निंग हो सकती है ना। तो ये क्या हो गया, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे हमारे करेक्ट हो जाएंगे, और बाकी ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला हुआ है कि आइडियाज फॉर ड्रामास मे कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस, यानी कि जब हम ड्रामा की बात हो रही है तो कौन उसका स्रोत क्या क्या हो सकता है। अगर कोई बच्चा ड्रामा सीखता है, फिर कोई भी फॉर्म हो सकती है ड्रामा की, राइट। तो वो कौन से स्रोत होंगे, तो पहला इमेजिनेशन, सेकेंड है इन्वायरमेंट, थर्ड है हिस्ट्री एंड लिटरेचर, और फोर्थ है मूवीज़। तो देखो यहाँ पे जो अगर कोई बच्चा अगर सीख रहा है तो पहली बात उसकी कल्पना का एक अहम भूमिका होगी, क्योंकि ड्रामा या फिर हम लिटरेचर की बात करते हैं या फिर हम ऐसे यानी कि फिक्सन की बात करते हैं, इमेजिनेशन की, तो ये सब वहीं से आती है। इन्वायरमेंट जो हमारा वातावरण होता है तो वहाँ से भी हमारा जो ड्रामा की चीज़ आती है ना, क्योंकि जो हमारे आसपास का माहौल है उसी के हिसाब से चीज़ें ढलती हैं। और सेकेंड था हिस्ट्री एंड लिटरेचर, तो देखो हिस्ट्री और लिटरेचर में भी ड्रामा का पार्ट है। लिटरेचर यानी कि जैसे कि एक इंग्लिश लिटरेचर हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, उसके अंदर नाटक हो गए, ये सब चीज़ें जो हमारे ये भी हम ये क्या है, स्रोत हैं, यानी कि सोर्सेस हैं। और जो मूवीज़ होते हैं, मूवीज़ से भी आइडिया बच्चों को लग सकता है, मूवीज़ में ड्रामा का है ना, जैसे बच्चों के लिए स्पेशली उसी हिसाब से ड्रामास बनाए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो ये सब क्या सोर्सेस हो गए। तो इसी वजह से यहाँ पे जो चारों ऑप्शन थे हमारे करेक्ट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हुआ है कि डैश एंड डैश आर प्लान एंड ऑर्गेनाइज फॉर इम्प्रूविंग द पावर ऑफ थिंकिंग। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि दो चीज़ों की बात हो रही है कि उसको अगर हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो पावर ऑफ थिंकिंग जो होती है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों की ही बात की जा रही है, बच्चों से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन था एवोल्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड था करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, सॉरी सेकंड था करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड था टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, और फोर्थ है चार्ट्स एंड टीचिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखो एवोल्यूशन आंकलन या मूल्यांकन की बात की जाए, निर्देश की बात की जाए, तो देखो बेस्ट तरीका तो यही है कि अगर हम किसी बच्चे की अगर हमें पूरे उनकी नॉलेज को अच्छा करना है तो हमें उसकी जो टीचिंग है, हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो सेम है, करिकुलम हर जगह सेम होगा, आकलन का तरीका वो भी सेम होगा, क्या अलग हो सकता है, सबसे अच्छा हम क्या प्लान कर सकते हैं, अपनी जो पढ़ाने की शैली है अगर हम, क्योंकि वही डिफर करती है, हर टीचर्स में क्या अलग होता है, एक पढ़ाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि करिकुलम तो हर जगह सेम होता है, पर अगर हम अपनी ही टीचिंग को अच्छे से प्लान नहीं करेंगे, अगर हम क्लास में जाने से पहले अच्छे से प्लान नहीं किया तो हम बच्चों को ना अच्छे से पढ़ा पाएंगे ना समझा पाएंगे, और ना ही निर्देश अच्छे से नहीं दिया तो नहीं कर पाएंगे। चार्ट्स और टीचिंग की बात की जाए, करिकुलम की बात की जाए, ये सब एक पार्ट है, पर प्लान करने का सबसे बेस्ट तरीका है टीचिंग और इंस्ट्रक्शन। इस वजह से यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा हुआ था कि इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे थ्योरी अ चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड कैरी आउट कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग प्रपोर्शंस। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि जब पियाजे की थ्योरी थी, संज्ञानात्मक विकास या फिर कॉग्निटिव थ्योरी की बात की जाती है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी ऐसी स्टेज होती है, जो 4 स्टेज होती है उस स्टेज पियाजे में, जहाँ पे बच्चे अच्छे तरह से सीखता है, मतलब कि जहाँ पे वो कैलकुलेशन और चीज़ों को अच्छे से करना समझ जाता है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ था सेंसरी मोटर पीरियड, सेकंड था फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, थर्ड था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, और फोर्थ था प्री ऑपरेशनल पीरियड। तो यहाँ पे हमारा सेकंड करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे जो ये टाइम पीरियड होता है वो होता है 12 से लेके 18 तक होता है, और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो तर्क शक्ति या फिर हमारे उनकी क्या कह सकते हैं, उनकी जो नॉलेज जो होती है वो उसको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं।
खासकर उनके जो तर्क शक्ति होती है, फिर लॉजिकल थिंकिंग होती है उनकी, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से होती है। सेंसरी में तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनमें वो तो बस इंद्रियों के थ्रू सीखते हैं। कॉन्क्रीट में चीज़ों को देख के समझते हैं। प्री प्रोफेशनल में भी ज़्यादा इतना नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था सेकेंड, फॉर्मल ऑपरेशंस पीरियड। तो ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस जो हमें कंप्यूटर साइंस में के एग्जाम में पूछे हुए थे। तो आज क्लास के लिए बस इतना ही।